नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कई बार मेडिकल इंश्योरेंस होने के बावजूद मरीज 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन की शर्त पूरी नहीं कर पाते और इसके चलते उन्हें मेडिक्लेम का लाभ नहीं मिलता। ज्यादातर यही होता है। कुछ हैं डे केयर वाले जो बीमारियां हैं, लेकिन उनको छोड़कर ज्यादातर जो बीमारियां उसमें एक शर्त होती है कि साहब आपको 24 घंटे तो हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा, वरना आपको मेडिक्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन अब इस शर्त में बहुत जल्दी बदलाव हो सकता है। जी हां, सरकार इंश्योरेंस रेगुलेटर एडाई से इस संबंध में बात कर सकती है, यानी आने वाले दिनों में मेडिक्लेम को लेकर 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन की शर्त जरूरी नहीं होगी। ऐसे में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। समझें कि मेडिकल एडवांसमेंट के दौर में 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन की शर्त क्या तर्कसंगत है, इस पर नियमों में बदलाव से मेडिकल इंश्योरेंस का दायरा कितना बढ़ेगा, किस किस को फायदा होगा, आम मरीज को फायदा होगा या नहीं होगा, बिना भर्ती मेडिक्लेम जल्द ही, यही आज का टॉपिक। पहले खास स्टोरी देख लीजिए, उसके बाद खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं। मेडिकल एडवांसमेंट के दौर में गंभीर बीमारियों का इलाज भी आसान तो हो गया है, लेकिन इलाज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक भारतीयों का उनकी कमाई का औसतन 10% हिस्सा इलाज में खर्च होता है। कई बार तो महंगे इलाज के चलते लोग कर्ज में आ जाते हैं। ऐसे में महंगे इलाज से निजात का एक बड़ा जरिया होता है मेडिक्लेम। लेकिन मेडिक्लेम पाने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियों की ढेर सारी शर्तें होती हैं। इन्हीं एक शर्तों में एक बड़ी शर्त है 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन की शर्त। यानी अगर किसी ने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो उसे किसी बीमारी के इलाज में हुए खर्च के भुगतान को पाने के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना जरूरी है। लेकिन अब इस शर्त में बदलाव को लेकर बात उठने लगी है। फिलहाल सरकार मामले में गंभीर है और मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियों के 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन वाली शर्त में बदलाव को लेकर IRDAI से बात करेगी। सरकार का कहना है कि मेडिकल के क्षेत्र में हो रही तरक्की के चलते अब कई तरह के इलाज और सर्जरी हैं, जिनमें मरीज को 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहने की जरूरत नहीं होती। ऐसे में अगर मरीज 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन वाली शर्त पूरी नहीं करता है तो भी उसे मेडिक्लेम का फायदा मिलना चाहिए। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री चाहती है कि कंज्यूमर जो मेडिकल क्लेम पॉलिसी लेता है उसका पूरा फायदा उसे मिलना चाहिए। एक ऐसा ही मामला वडोदरा से है, जहां उपभोक्ता फोरम ने एक अहम फैसला दिया। दरअसल मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी ने इस तर्क के साथ एक क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था कि मरीज 24 घंटे तक अस्पताल में भर्ती नहीं रहा। हालांकि मामले में अंतिम फैसला सुनाते हुए कंज्यूमर के पक्ष में फैसला दिया। इसी तरह पंजाब और केरल के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने भी कुछ इसी तरह के फैसले कंज्यूमर के पक्ष में दिए, जहां 24 घंटे अस्पताल में भर्ती नहीं होने के कारण मेडिकल क्लेम का भुगतान रिजेक्ट हो गया था। कोर्ट ने इन मामलों में कहा कि जिन बीमारियों को मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है और कंज्यूमर ने उसका इलाज ही करवाया है तो क्लेम बनता है, वरना मेडिकल इंश्योरेंस का मतलब सार्थक नहीं होता। फिलहाल तो ऐसे कई इलाज हैं जहां 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। खासकर इन इलाज में टॉन्सिल का ऑपरेशन, मोतियाबिंद, साइनस का ऑपरेशन, स्किन ट्रांसप्लांटेशन और घुटनों का ऑपरेशन शामिल है। जबकि ये सभी इलाज आमतौर पर मेडिक्लेम के तहत आते हैं। इनमें से कई बीमारियों में डे केयर के तहत बीमा मिल जाता है। लेकिन अब डिमांड इस बात की हो रही है कि हर तरह की बीमारी या सर्जरी को इस दायरे में लाया जाए। इससे लोगों को सस्ता इलाज तो सुलभ होगा ही, साथ ही मेडिकल पॉलिसी लेना और भी आकर्षक होगा, जिससे इंश्योरेंस फॉर ऑल का लक्ष्य भी पूरा होगा और बीमा कंपनियों का कारोबार भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इंश्योरेंस क्लेम अगर आपको चाहिए तो हॉस्पिटलाइजेशन 24 घंटे का आवश्यक है। ये तमाम शर्तें आपने सुनी होंगी। अगर आपने कोई हेल्थ बीमा लिया है, कोई मेडिक्लेम, कोई मेडिकल अगर आपने इंश्योरेंस किया है तो ये बड़ी आम सी शर्त है। लेकिन अब इसमें बदलाव की एक संकेत दिख रहे हैं और सरकार ने इस बीड़े को उठाया है। आज हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर DK गुप्ता, CMD फिलिक्स हॉस्पिटल के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ
महावीर चोपड़ा जी जुड़ रहे हैं, फाउंडर हैं बेशक.com के। महावीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर गोपाल दाबड़े साहब, जो कि जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर दाबड़े, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चोपड़ा साहब आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं, ये कितना इंपॉर्टेंट इश्यू है और ये 24 आवर्स की शर्त अब तक क्यों थी और ये कितनी तर्कसंगत आपको लगती है? तो इसके दो पहलू है एक्चुअली। जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जो पुराने प्रोडक्ट्स जो हेल्थ इंश्योरेंस के अवेलेबल थे, उसमें ये होता था कि जितने भी लेस देन 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन के ट्रीटमेंट्स होते थे, उसकी एक लिस्ट होती थी। जैसे 200 ट्रीटमेंट, 100 ट्रीटमेंट, 300 ट्रीटमेंट की लिस्ट होती थी, और अगर आप वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं जो लिस्ट में मेंशन्ड है, तो फिर आपको लेस देन 24 आवर्स में भी हॉस्पिटलाइजेशन का कवर मिलता था। अब क्या हुआ है कि बहुत सारी नई पॉलिसीज आई है, जिसमें ऐसे भी है जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज है, जिसमें ऐसे कहा गया है कि लेस देन 24 आवर्स अगर ट्रीटमेंट है, बट अगर इन पेशेंट है, जो कस्टमर है या जो पेशेंट है वो हॉस्पिटलाइज हो रहा है और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की वजह से या मेडिकल साइंस की वजह से अगर वो हॉस्पिटलाइज हो रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनीज कॉल लेती है और ये कवर करती है। बट हमेशा से ये ग्रे एरिया रहा है कि बेसिकली कवर किया जाए या ना कवर किया जाए, और हर टाइम कस्टमर जब हॉस्पिटल में है तो उसके लिए काफ़ी ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है कि मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये जो अभी डेवलपमेंट हुआ है, उसके कारण आई एम होपिंग कि बहुत सारा क्लैरिटी आएगा और बहुत सारी सिंप्लिसिटी क्रिएट होगी, जिसकी वजह से कस्टमर्स को ये जो स्ट्रेस होती है कैशलेस के टाइम पे या रीइंबर्समेंट के टाइम पे, वो कम हो। एब्सोल्युटली। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, थोड़ा सा आपका भी इसमें इनिशियल मार्क में लेना चाहूँगा। अब तक ये माना जाता था कि भाई 24 घंटे से ज़्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन मतलब कि आपको एक्चुअल में कुछ बड़ा इलाज की आवश्यकता है, और कई बार फ्रॉड केसेस भी होते थे, तो उनको भी हम इससे दूर रख सकते हैं। तो इसलिए एक मोटा एक अवधारणा बना दी गई 24 घंटे की। लेकिन बाद में जिस तरह से मेडिकल एडवांसमेंट हो रहा है, अब तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इलाज की आवश्यकता है नहीं, पैसे की ज़रूरत है। इलाज और पैसे दोनों की ज़रूरत है। अगर इलाज छोटा हो जा रहा है, पैसा तो लग रहा है ना सर, तो फिर ये अब तक ये क्यों नहीं बदला गया? इस पर आपका अपना ओपिनियन क्या है सर? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, कटिंग एज टेक्नोलॉजी आ गई, इक्विपमेंट आ गए, लेजर थेरेपी आ गई, ट्रीटमेंट आ गया, लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट आ गया है, इवन रोबोटिक ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। तो बहुत सारी सर्जरीज हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, वो डे केयर सर्जरी में हो सकते हैं। पहले ऐसे संभव नहीं था। पहले क्या होता था, बहुत पुरानी ये धारणा थी कि भाई अगर किसी को सच में बीमारी है तो उसको एटलीस्ट 1-2 दिन भर्ती रहना पड़ेगा, तभी एक्चुअली ज़रूरत है उसको इलाज की, भर्ती होने की। अदरवाइज वो भर्ती होने की ज़रूरत ही नहीं है। बट आजकल थोड़ा चेंज भी हो रहा है। जो कस्टमर है, जो पेशेंट है, उसके बिहेवियर में भी चेंज हो रहा है। वो भी चाहता है कि कम से कम टाइम में मेरा इलाज हो जाए, मैं छुट्टी करूँ, मैं अपना ऑफिस ज्वाइन करूँ, मैं अपना काम ज्वाइन करूँ। तो वो लोग कोई भी इसके 3, अगर बात करें इकोसिस्टम में 3 प्लेयर हैं। एक है कस्टमर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेशेंट, जिसको पेशेंट सेंट्रिक हम लोग बोलते हैं। दूसरा है हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइडर। तीसरा है हमारा इंश्योरेंस प्रोवाइडर। इस तीनों इकोसिस्टम में तीनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी अगर हम बहुत सारे ट्रीटमेंट 24 आवर्स में कम कर दें। एक तो उसका बिल कम बनेगा, स्टे कम होगा, कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शंस कम होंगे, पेशेंट हैप्पी होगा, हॉस्पिटल की बेड की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट, जो बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं ओटी के, वो निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सबके लिए फ़ायदा है। हमें नए समय के हिसाब से नए बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। ये नियम बहुत पुराना हो गया था, बिकॉज अब ट्रीटमेंट इतना अच्छा होगा कि लेजर थेरेपी, जिसमें का नाम है पाइल्स हैं, फिस्टुला है, फिशर है, लेजर से 2-3 घंटे में सर्जरी हो जाती है। 6 घंटे 8 घंटे हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। बहुत सारी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, सिंगल डे में चले जाते हैं, जिससे अपेंडिक्स है, हर्निया है, लेप्रोस्कोपिक गॉलब्लैडर सर्जरीज हैं, या और बहुत सारे सिस्ट वगैरह रिमूवल्स हैं। ये ऐसी सर्जरीज हैं जिनको हम 24 घंटे क्या इवन 12 घंटे में करके भेज देते हैं। कई सारे ऑलरेडी प्रोसीजर्स इंक्लूडेड थे ट्रीटमेंट, जैसे डायलिसिस वगैरह थे, या जैसे आई की सर्जरी है, तो पहले से लेस देन 24 आवर्स में डिस्चार्ज होते थे। डे केयर बेस में उनका इंश्योरेंस कवर मिलता था। चूंकि अब दायरा बढ़ गया है, बहुत सारे ट्रीटमेंट को हम कम समय में पेशेंट को ठीक करके भेज देते हैं, तो इसलिए इस पॉलिसी को, इसको रिव्यू करने की जरूरत थी। इसीलिए नेशनल कंज्यूमर कमीशन के चेयरमैन ने संडे को बोला, और उस पर सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। IRDA ने
जो क्या नाम है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, उन दोनों से बात करेगी सरकार, और उसके लिए जो भी अच्छा सॉल्यूशन होगा वो नए साल में हम सबको मिलेगा। और इससे सारे तीनों जो हमारे प्लेयर्स हैं, पेशेंट, चाहे हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइडर है, और तीसरा पेशेंट इंश्योरेंस है, तीनों को फायदा होगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जो 65 ईयर्स प्लस पेशेंट्स हैं उनका अभी भी कोई प्रावधान अच्छा नहीं है जो इंश्योरेंस में, उस पर सरकार को और आईआरडीए को और डीएफएस को गौर करना चाहिए, इंश्योरेंस प्लेयर को गौर करना चाहिए। भले हम उनका प्रीमियम बढ़ा दें पर उनको इंश्योरेंस कवर देना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो इस एज ग्रुप में है और उनके पास इंश्योरेंस का ऑप्शन नहीं है, पहले कभी ले नहीं पाए, और दोबारा नया इंश्योरेंस का ऑप्शन नहीं है। तीसरा एक और ऑप्शन, मैं आऊंगा सर अभी आपके पास, एक बात और कहना चाहूंगा, मैं आऊंगा सर अभी आपके पास, पूरा आधे घंटे बात करेंगे आपसे अलग अलग मुद्दों पे। ये आपने इंपॉर्टेंट मुद्दा छेड़ दिया कि भाई इंश्योरेंस फॉर ऑल, और ऑल में 65 ईयर्स प्लस के लोग भी होने चाहिए। डॉक्टर दाबड़े, ये अब तक क्यों नहीं हो पाया? देखिए इसमें एक जो समझ में आता था कि भाई 24 घंटे जेन्युइन ट्रीटमेंट 24 घंटे से कम लिया, उनको क्लेम नहीं मिला, वो लोग कमीशन जाते थे, जो हमारे कंज्यूमर कमीशंस हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, वहां पर एक मर्तबा नहीं, बार बार इस तरह के कंज्यूमर के हक में फैसले सुनाए गए, लेकिन उसके बावजूद एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बन पाई थी। अब अगर इसको कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री इसको सीरियसली ले रही है, तो अब तक हो क्या रहा था और ये 24 घंटे का ये खेल चल क्या रहा था? डॉक्टर दाबड़े, बहुत धन्यवाद ये मुझे मौका देने के लिए। ये सबसे पहले तो मैं ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्रेटरी, उनको अभिनंदन देना चाहता हूँ। देर आए दुरुस्त आए, बहुत पहले आना चाहिए था जैसे आपने कहा, लेकिन अभी इसके बारे में सोच शुरू हुआ है। लेकिन ऐसी इससे जुड़ी हुई कई चीज़ें हैं। ये जो प्राइवेट सेक्टर का जो इंश्योरेंस होता है, इससे कई मुद्दे जुड़े हुए हैं। एक तो मैं अभी बता देता हूँ कि जब उस डॉक्टर को पता चलता है कि मैं मरीज के पास एक इंश्योरेंस है, तो वो बोलने लगता है कि वैसे भी आपके पास इंश्योरेंस है तो आप ऑपरेशन करा लीजिए और एक हफ्ता रह लीजिए। तो ये जो मुद्दा है कि अनावश्यक सर्जरी या अनावश्यक इंटरवेंशन इससे होती है। और दूसरी बात यह है कि ये इंश्योरेंस कंपनीज लगातार ये ढूंढते रहते हैं कि किस तरह से हम अपने कंज्यूमर को पैसे देने से बच रहे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं बताना चाहता हूँ, एक फिल्म है जिसका नाम है सिको। इसको माइकल मूर ने डायरेक्ट किया है। 2007 में ये पिक्चर रिलीज हुआ था। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। इसमें ये जो हम कह रहे हैं, ये इंश्योरेंस कंपनी के जो अमेरिका में जो है, इससे क्या हालत हो गई है, ये इस फिल्म में बहुत बेखूबी से बताया है। हमारा देश में जो है, हम भी एक अमेरिकन स्टाइल इंश्योरेंस हेल्थ केयर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये अभी इतना मैं मुद्दा बताना चाहता हूँ, आगे और आप पूछेंगे तो मैं बताऊँ। मैं डॉक्टर दाबड़े एक चीज आ रहा हूँ, अभी इसमें दो डेवलपमेंट हुए हैं। एक जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि डॉक्टर ने कहा, पूछा कि भाई आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं है। मैंने तो ये भी सुना है कि कंप्लीट जो ट्रीटमेंट का तरीका है वही बदल जाता है। अगर किसी के पास इंश्योरेंस है और अगर किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है तो बिल्कुल ट्रीटमेंट का तरीका ही अलग हो जाता है। अगर किसी के पास है, इंश्योरेंस कंपनियां ये आरोप लगाती हैं हॉस्पिटल्स पर कि साहब इनके पास तो इंश्योरेंस है, तो हॉस्पिटल ये समझता है कि इससे तो निकाल लो, जितना निकालो उसकी जेब से तो जा नहीं रहा है, इसको तो इंश्योरेंस कंपनी देगी, और फिर इन्फ्लेटेड मेडिकल बिल लगाते हैं और फिर इंश्योरेंस कंपनियां का धंधा बैठ जाता है। और इसीलिए एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि अभी सरकार हेल्थ रेगुलेटर ला रही है इंश्योरेंस कंपनियों की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां आनाकानी करती हैं, देने में प्रॉब्लम्स होती हैं, जो क्लेम्स होते हैं वो टाइम पे नहीं मिलते, कैसे बचा लें, तमाम तरह की शर्तें। मुझे बताइए इसमें विलन कौन है? मैं एक कंज्यूमर के नाते ये सोच रहा हूं, मैं इस समय कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा कि हॉस्पिटल्स का इन्फ्लेटेड बिल मेरे इंश्योरेंस का ये जो गड़बड़ होता है इसके लिए जिम्मेदार है, या इंश्योरेंस कंपनी मेरे लिए गड़बड़ियां कर रही हैं? अच्छा, देखिए ये एक मुद्दा है। ये जो है, ये इंश्योरेंस जो है ये प्राइवेट सेक्टर का है, और ये जो हॉस्पिटल हैं ये भी प्राइवेट सेक्टर के हैं। ये दोनों सेक्टर जो हैं वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम ठीक हों, वो ये देखते हैं कि उनको कितना
फायदा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। जब तक ये रहेगा, जब तक इनका ये ओरिजिनल एजेंडा जो है वो प्रॉफिट मेकिंग रहेगा, तब तक ये चलता ही रहेगा। अभी IRDA ये जो कुछ कर रहा है, ये बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। इतना देर क्यों हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आपने अभी पूछा, ये मतलब ये रेगुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। ये साफ जाहिर है कि ये जो डिले हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन में, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो कि प्राइवेट सेक्टर है और जो हॉस्पिटल्स है वो भी प्राइवेट सेक्टर है, तो ये सब मिले जुले हुए हैं और ये यही चाहते हैं कि ये ऐसे ही चलता रहे। ये एक ऐसी स्थिति बनाए रखनी चाहते हैं ये कि जो कि उनके लिए जो ये ऐसी स्थिति ही उनके लिए अच्छा Absolutely. रहता है। यानी कि तो वो आपका यही आरोप ये है कि चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो इंश्योरेंस वाली कंपनियां, दोनों अपना फायदा देख रही हैं। इसमें आम कंज्यूमर की बात शायद कम हो रही है। आप लेकिन जो मेडिकल इन्फ्लेशन है उसका बोझ तो आखिरकार सहना पड़ रहा है। 15% मेडिकल इंश्योरेंस का बिल है। एक आदमी बड़ी मुश्किल से मिडिल क्लास में आता है, उसको एक बीमारी हो जाती है, वो झट से बिलो पॉवर्टी लाइन चला जाता है। ये सारी की सारी कहानी तो आम इंसान के साथ हो रही है। तो इस पर थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली तो बिना हॉस्पिटलाइजेशन के 24 घंटे की जो अनिवार्य शर्त है उसके बिना भी अब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएंगे। जो बीमारियां डे केयर में आती हैं उनके अलावा भी ये बहुत जल्दी होने वाला है और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, हो रहा है, लेकिन कब होगा, नंबर 1, और अब तक देर क्यों कर दी। यही हैं आज के 2 मुद्दे हमारे। चोपड़ा साहब, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें कि ये बात अटकी हुई कहाँ थी। रस्साकशी आप देख रहे हैं हॉस्पिटल्स की तरफ से चल रहा है, वो भी सरकार के पास जाते हैं, देखो साहब ये हो गया। इंश्योरेंस कंपनियां भी हॉस्पिटल्स की शिकायत लेके चली जाती हैं। एक कंज्यूमर के नाते मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं, तो ये अटकी कहाँ थी ये गाड़ी? राइट, तो ये जो आपने एक पहले क्वेश्चन पूछा था कि इसमें विलन कौन है, मैं थोड़ा उसके ऊपर अगर थोड़ा प्रकाश डालूंगा तो उससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा इसके बारे में कि जैसे हमारे जो पैनलिस्ट है उन्होंने कहा कि बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में प्रॉब्लम है और फॉर प्रॉफिट में प्रॉब्लम है। मेरा व्यू ये है कि ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम है। जिस दिन ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, जहां पता चलेगा कि हॉस्पिटल्स क्या गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि रेगुलेटर आ रहा है और अगर रेगुलेटर आके उसको ट्रांसपेरेंट करे कि कौन सी हॉस्पिटल इंश्योरेंस होने के कारण आपसे ज्यादा पैसे ले रही है और कोई इंश्योरेंस नहीं है तो कम पैसे ले रही है, और सेम तरीके से अगर इंश्योरेंस कंपनी के साइड भी पता चले कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी जानबूझ के क्लेम रिजेक्ट कर रही है जो पेएबल है, अगर इसकी इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल हो और इसके ऊपर राइट टाइम पे एक्शन लिया जाए तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो सकती है। आज विलन कौन है वो पता नहीं है, लेकिन विक्टिम कस्टमर है वो बहुत क्लियर है। एब्सोल्युटली, विक्टिम कस्टमर है, ये तो हर चीज है। लेकिन एक चीज डॉक्टर गुप्ता, ये जो बार बार हॉस्पिटल्स पर सवाल उठते हैं और इसी के लिए रेगुलेटर की भी अवधारणा आई है और बहुत जल्दी शायद देश में हेल्थ रेगुलेटर होगा, ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि एक हॉस्पिटल के अंदर जब मरीज जाता है तो इंश्योरेंस वाले मरीज का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है, उसकी हैंडलिंग बिल्कुल अलग होती है, और एक जिसकी जेब से पैसा जाना है उसकी अलग? नहीं, इसमें हो सकता है सच्चाई हो, मैं आपसे बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हूँ। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, सारे डॉक्टर्स का, सारे हॉस्पिटल्स का। पर जितने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए उनकी क्लिनिकल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट का आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेशेंट की अगर रिकवरी अच्छी होगी, ट्रीटमेंट अच्छा होगा, तभी वो दोबारा आएंगे। अगर आप अपोलो जाते हैं, फोर्टिस जाते हैं, मैक्स जाते हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, तो मे बी कि वहाँ पे थोड़ा उनका कल्चर अलग हो, या एम्स जाते हैं तो एम्स में भी आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट बैटरी ऑफ टेस्ट कराते हैं, बिकॉज वो टर्सरी केयर हॉस्पिटल है, तो उनको लगता है कि बहुत सारा पेशेंट रेफर होकर आ रहा है तो बहुत सारी चीज़ें शायद नहीं हो। तो डिपेंड करता है किस लेवल का हॉस्पिटल है, प्राइमरी केयर है, सेकेंडरी केयर है, टर्सरी केयर है, या क्वार्टरनी केयर है। बट डेफिनेटली कुछ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल थोड़ा कल्चर ख़राब किया, ऐसा नहीं है। अभी भी जो हॉस्पिटल डॉक्टर रन हॉस्पिटल्स हैं और जिनके ऑनर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं वहाँ भी अभी एम्पैथी है या पेशेंट सेंट्रिक लोग काम कर रहे हैं। और हम सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए। जैसे भी हम सबको पता है कि आइडियली जो हमारा स्वास्थ्य हम सबका मौलिक अधिकार है,
हार्डली सरकार को वहन करना चाहिए। ये सारे जो जीडीपी का खर्चा हमारा जो 2.5% है, पिछले 70 साल तक 1.25% तक हम करते रहे, अब डबल करा पिछले 5 साल में। ये खर्चा लगभग जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ 10 से लेके 15% तक जीडीपी का सरकार खर्च करती है। जो इवन डेवलपिंग कंट्री हैं, इवन जो WHO कहता है, या जो ब्रिक्स कंट्रीज में जो इंडिया इसका पार्ट है, वहाँ भी 5% हम लोग जीडीपी का खर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जागी है, सरकार ने बहुत सारे अच्छे कदम उठाए हैं। सरकार ने आयुष्मान जो योजना चलाई है, बहुत सारे 40 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस कवर दिया है। इसके अलावा बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे CGHS है, ECHS है या ESI है, बहुत सारे PSU हैं, उन्होंने अपने अपने एम्प्लॉयज़ को पेशेंट इंश्योरेंस कवर दिया है। अभी भी रफली 30 से 40% लोग ऐसे हैं जिनका कोई भी इंश्योरेंस कवर नहीं, और खास करके जो मिडिल क्लास है वो आयुष्मान में भी नहीं है, और वो बहुत सारे बड़े अफोर्ड भी नहीं कर सकता बड़े इंश्योरेंस क्लेम्स। तो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ योजना आनी चाहिए, मुझे लगता है। और उसमें देखिए, उसमें डॉक्टर गुप्ता बात यही तो हो रही है। उसमें बात यही तो हो रही है कि अगर आपको इंश्योरेंस फॉर ऑल करना है, आप जो कह रहे हैं, अभी हमारे पास कुछ डेटा था जो 51-52% के आसपास अभी इंश्योरेंस के दायरे में हैं लोग, अभी भी आधी आबादी नहीं है। इस आधी आबादी को इंश्योरेंस अगर आपको देना है तो उसको अफोर्डेबल करना पड़ेगा। जिस तरह से इंश्योरेंस के प्रीमियम्स इन्फ्लेट हो रहे हैं, मैंने अपना इंश्योरेंस, अपनी फैमिली का इंश्योरेंस किस नंबर्स पे लिया था और आज मैं किस नंबर्स को पे कर रहा हूं, ये मैं ही जानता हूं। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन। अच्छा, आप अगर कंपनीज के पास चले जाइए, इंश्योरेंस कंपनीज के पास, तो वो साफ साफ बोलती हैं कि भाई मेडिकल बिल इतना इन्फ्लेटेड होके आ रहा है, हम क्या करें, हमको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बात घूम फिर के हॉस्पिटल्स पे आ जाती है डॉक्टर गुप्ता। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें हॉस्पिटल्स क्या भूमिका निभा सकते हैं कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन हॉस्पिटल्स ही बन जाएं कि आपको इंश्योरेंस के चक्कर में इतना ज्यादा कंफ्यूज ना होना पड़े। दीपक भाई, हम लोग सबके अंदर इमोशंस हैं, सब लोग चाहते हैं समाज सेवा करें, और जो हमारा जो प्रोफेशन है वो समाज सेवा वाला प्रोफेशन है। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी सेकंड नंबर पे होनी चाहिए, बिकॉज इस इंडस्ट्री को कर दिया गया, इसको दर्जा दे दिया गया हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर सेक्टर से हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गई है। इसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आ गए, बहुत सारा FDI आ गया, बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स आ गई, बहुत सारे जो कॉर्पोरेट में लोग MBAs बैठे हुए टॉप फ्लोर पे, जो CEOs बैठे हुए, वो हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार भी जो है ना कॉमर्शियल रेट पर ज़मीन दे रही है। बिजली का बिल हमें कॉमर्शियल रेट पर मिलता है, कोई सब्सिडी इक्विपमेंट में नहीं है, कोई फंडिंग में नहीं है, कोई फाइनेंसिंग में नहीं है। सिंपल एक सरकार भी और जो दूसरे इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं वो एक इसको सेक्टर नहीं इंडस्ट्री का दर्जा देते हैं। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी निकाली जाती है, वेटा निकाला जाता है, ग्रोथ निकाली जाती है, सरकार भी बोलती है, हम सब बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर भी उसके बावजूद दीपक, हाँ जी, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है डॉक्टर गुप्ता, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट ये जस्टिफिकेशन किस बात का है? क्या ये जो महंगाई हो गई है, मरीज के ऊपर जो महंगे बिल फेंक दिए जाते हैं, ये उस बात का जस्टिफिकेशन है, या हॉस्पिटल्स की स्थिति खराब हो रही है दिन ब दिन देश में, ये उसका जस्टिफिकेशन है सर? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इस समय जो इन्फ्लेटेड बिल देते हैं, जो सच में ट्रीटमेंट जो है ओवर कॉस्टिंग करती है, वो आप सब लोग दिखाते भी। कई बार आपने चैनल्स पे देखा, उनके बिल्स आए हैं 20-20 लाख, 25-25 लाख के, 4-4 दिन, 3 दिन के, जो सच में अनएक्सपेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं इन पे लगाम लगानी चाहिए। इवन कोविड में आपने देखा होगा, बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई थी, गवर्नमेंट का रेट डिसाइड कर दिए गए थे, फिर भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बड़ा बना रहे थे, तब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, तब किसी ने उन पर कंट्रोल नहीं किया। तो कहीं ना एब्सोल्युटली राइट सर, मुझे लगता है कि इसीलिए नहीं, डॉक्टर गुप्ता आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है इसीलिए रेगुलेटर की बात आ रही है। अब देखते हैं कि रेगुलेटर के आने से कितनी बात बदलेगी। लेकिन इससे पहले मैं डॉक्टर दाबड़े के पास आऊं, फटाफट से मैं चोपड़ा साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए चोपड़ा साहब, ये सारा जो है ना, अब इसमें एक आम कंज्यूमर के लिए इसमें टेक अवे क्या है? जब अगर वो हॉस्पिटल जाएगा तो वहां बिल इन्फ्लेटेड, अगर उसके पास इंश्योरेंस तो उसको पे करने का उसके पास उतना ज्यादा वो नहीं है। दूसरा, एक बात जो आती है, जो इंश्योरेंस कंपनीज कहती हैं कि साहब अगर हमने इंश्योरेंस को इतना सुलभ कर दिया तो हमारे लिए भी तो फ्रॉड्स को टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। वो भी ये दलील देते हैं कि आप घड़ी घड़ी जो है इंश्योरेंस को क्लेम करने लग जाएंगे, आप शायद फ्रॉड करने लग जाएं। हो सकता है इस तरह के उनके कोशिशें हों कि किसी न किसी तरह से फ्रॉड करके क्लेम को हासिल कर लिया जाए। तो उनका जो सवाल है इंश्योरेंस कंपनीज का, उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा? राइट, तो जो पहला चीज है, जो आपने पहला क्वेश्चन जो पूछा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं और अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं है, तो आप इंश्योरेंस होने के बावजूद आप प्रॉपर जांच पता मतलब चेक कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए कि आपको जो एस्टिमेट दिया जा रहा है हॉस्पिटल से वो सही है या नहीं है। आप
आपको मल्टीपल जगह पे जाके चेक करना चाहिए। आपके अगर फैमिली में कोई डॉक्टर है, उनके थ्रू चेक करना चाहिए। थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए कि आपको जो चार्जेस लग रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अगर आप ये करते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आपका जो कवरेज है वो बच जाता है। जैसे आपके पास अगर 5 लाख का कवर है और एक हॉस्पिटल आपको 4 लाख का बिल दे रहा है, अगर आपने कहीं भी कुछ भी करके नेगोशिएट करके अगर उसको 4 लाख कर दिया तो आपको ही वो चोपड़ा साहब, आप सजेशन तो बहुत अच्छा दे रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पर अगर कोई चीज अगर मुझे फ्लैट खरीदना होता और मेरे पास इतना समय है कि मैं अलग अलग फ्लैट्स देखूं, आसानी से फिर तय करूं कि मुझे कौन सा जगह सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है, तब तो बात समझ में आती। आप जानते हैं सर, मेडिकल इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आपके पास ज़्यादा नहीं होता है, आपको बस बेड मिल जाए। उस समय सोचता आदमी घर बिक जाए लेकिन आदमी बच जाए, उतना समय नहीं होता है। तो ये कब बनेगा, ये इकोसिस्टम कब बनेगा सर, कि हमको सोचना ही नहीं पड़ रहा है, हमको कंपेयर नहीं करना पड़ रहा है, हमको पूरा हेल्थ केयर पे विश्वास है, ये कब बनेगा माहौल? उसके लिए तो बिलिंग ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है, राइट। अभी करंटली बिलिंग के ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं है। आप जब भी हॉस्पिटल में जाते हो, और मैं खुद एक कंज्यूमर हूँ, राइट, तो मुझे खुद दिखता है कि मैं अगर हॉस्पिटल में जाता हूँ और मैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेता हूँ तो मुझे दुगना तिगना चार्ज भी पे करना पड़ता है, right? और तभी मैं नहीं सोचता हूँ क्योंकि मैं मेरी फैमिली के बारे में सोचता हूँ। बट रेगुलेशन ही उसका सोल्यूशन, रेगुलेशन आना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, ये चोपड़ा जी आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया। डॉक्टर दावड़े, आई एम सो सॉरी, मेरे पास वक्त की कमी है, एक क्लोजिंग रिमार्क आपका सर। सॉल्यूशन ये सोल्यूशन ये है कि आप जितना भी रेगुलेशन लाओ इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर काम करता है उसको हर डॉक्टर का एक टारगेट होता है, और अगर वो टारगेट अचीव नहीं करेगा तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ये टोटली प्रॉफिट ड्रिवन है, ये प्राइवेट सेक्टर भी है और ये इंश्योरेंस सेक्टर भी, ये दोनों प्रॉफिट मेकिंग है। इससे आपका जो सपना है वो सपना साकार नहीं होगा। उसका सपना साकार होना है तो हमें क्या करना है कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, वो जो गवर्नमेंट का जो सेक्टर है, उसको जो है वो स्ट्रेंथन करना है। जब तक हम पब्लिक हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तब तक हम ये प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट नहीं कर सकते, इंश्योरेंस को भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है दुर्भाग्य की बात है, एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि ये जो पब्लिक हेल्थ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें जितना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, अभी तो जीडीपी का जितना भी है 1.3, इसको ले जाकर 6% कम से कम नहीं किया तो ये सारे इश्यूज जो है अनएड्रेस्ड रह जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इन नटशेल सबको अपने अपने तरफ से काम करना पड़ेगा, लेकिन ये कोशिश अच्छी, देखते हैं कब कामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने वक्त निकाला। डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। चोपड़ा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर दावड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी खबर आपका फायदा में। इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।